हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। जो ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टायलर ने दिया था। इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टायलर। और आज की इस क्लास में हम लोग एफ.डब्ल्यू. टायलर ने जो भी टेक्निक्स दिया था उन्हीं टेक्निक्स के बारे में आज के वीडियो में समझने वाले हैं। सो बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या था आपका कि आप लोग ऐसे ऐसे करोगे तो काम ऐसा ऐसा होगा। मतलब बेसिकली टायलर ने आपको प्रिंसिपल्स में ये समझाया है कि करना क्या है। बेसिकली टायलर ने एफ.डब्ल्यू. टायलर ने प्रिंसिपल में ये समझाया था कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो ऐसा ऐसा रिजल्ट होगा, और बेसिकली काम क्या करना है। और प्रिंसिपल्स के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो आता है वो आपका टेक्निक्स आता है। टेक्निक्स में आपको ये समझाया जाता है कि काम कैसे करना है। प्रिंसिपल में क्या था? काम क्या है, मतलब क्या करना है हम लोग को, प्रिंसिपल में क्या करना है, कैसे कर, ठीक है। और साथ ही साथ टेक्निक्स में ये कि हम लोग को काम को कैसे करना है, मैनेजमेंट को कैसे करना है। तो यही इन्हीं टेक्निक्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने आप लोग को बताया कि टोटली साइंस होता है, साइंस के हिसाब से मैनेजमेंट को किया जाता है। और एफ.डब्ल्यू. टायलर टोटली साइंस पे ही बिलीव करते थे कि एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं और साथ ही साथ पूरा कर सकते हैं। तो आज उन्हीं टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहला टेक्निक्स जो हम लोग का है वो क्या आपका? फंक्शनल फॉर्मेशनशिप। क्या है भैया? फंक्शनल फॉर्मेशनशिप। मतलब देखो, टायलर का ये मानना था कि मान लो एक फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री का मान लो मैनेजर है, तो एक फैक्ट्री का मैनेजर पूरा काम कर नहीं सकता है। ठीक है, मान लो एक मैनेजर पूरा बिजनेस को संभाल नहीं सकता है। इसीलिए फैक्ट्री मैनेजर में दो, मतलब टायलर ने दो तरीके से डिवाइड कर दिया था फैक्ट्री मैनेजर को। एक था आपका प्लानिंग इंचार्ज, एक था आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। मतलब कि एक पर्सन प्लानिंग कर सकता है, ठीक है, तो और एक पर्सन इंप्लीमेंटेशन कर सकता है उस प्लानिंग को। मतलब देखो सिंपल सा बात, एक पर्सन दोनों काम नहीं कर सकता है। एक पर्सन प्लानिंग भी करेगा, इम्प्लीमेंटेशन भी करेगा, तो काम उतना टोटली अच्छा से हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए टेलर ने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। प्लानिंग वाले को अलग सेक्शन में रखा और आपका जो प्रोडक्शन इंचार्ज है उसको अलग रखा। मतलब प्लानिंग अलग और इम्प्लीमेंटेशन अलग। तो इसीलिए फैक्ट्री मैनेजर जब एक काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए दो उसको डिवाइड कर दिया टेलर ने। ठीक है, तो एक बना आपका प्लानिंग इंचार्ज, एक बना आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज में भी आपका भैया क्या होगा? एक होगा आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, एक होगा आपका टाइम इन कॉस्ट क्लर्क, एक होगा आपका रूट क्लर्क, एक होगा आपका डिसिप्लिनर क्लर्क। और आपका प्रोडक्शन इंचार्ज में एक होगा स्पीड बॉस, गैंग बॉस, फिर से रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। और इसके अंदर में कौन आएंगे पता है? इसके अंदर में आएंगे वर्कमैन। क्या आएंगे? वर्कमैन। मतलब देखो सिंपल सा बात है कि फैक्ट्री मैनेजर को बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया। एक तो था प्लानिंग करेगा, एक होगा इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रोडक्शन का हेल्प करेगा। ठीक है, और इसमें प्लानिंग इंचार्ज में 4 बॉस होंगे, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। और इनके नीचे में कौन काम करने वाले हैं? वर्कर्स। इनके नीचे में कौन काम करेंगे? वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स इन्हीं के डायरेक्शंस में काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये था फंक्शनल फॉर्मेशनशिप। अब हम लोग एक एक को बेटर वे में समझेंगे कि फैक्ट्री मैनेजर में प्लानिंग इंचार्ज में चारों को बढ़िया से समझेंगे, प्रोडक्शन में ये चारों को बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले ये समझते हैं कि फंक्शनल फॉर्मेशन और क्या बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द वर्क ऑफ द सुपरवाइजर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फॉर्म में। मतलब जो वर्क था उसको हम लोग डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ग्रुप में हम लोग क्या किया था, हम लोगों ने बांट दिया था। मतलब हर वर्क के लिए एक सेपरेट मैनेजर था। ठीक है, टायलर बिलीव दैट वन फोरमैन इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑल एक्सपर्ट। मतलब टायलर का ये मानना था कि एक जो मैनेजर होगा ना भैया, वो पूरा काम को कर नहीं पाएगा, इसलिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैनेजर को हम लोग मतलब स्टेब्लिश करेंगे। देयरफॉर ईच वर्कर शुड बी supervised by the several foremen, those who are specialized in their field. These techniques will be improve quality of supervision and will also improve the quality of work and efficiency of work. अगर मान लो कि अलग अलग मैनेजर अलग अलग तरीके से डायरेक्शन देगा, जिससे क्या होगा, वर्क में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड आएगा, मतलब अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और सब अपना अपना काम अच्छा से करेंगे। इसीलिए इनका मानना था कि हम लोग वर्क को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और इस तरीके से क्या हुआ कि टायलर suggested 8 specialists out of 4 will be responsible for looking after planning for work and other 4 will be responsible for the supervising and executing for work। मतलब देखो, इसलिए टायलर ने क्या किया,
8 ग्रुप बनाया, 8 ग्रुप में 4 वाला को रखा प्लानिंग में एंड 4 को रखा इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन में, ठीक है। इस तरीके से 4 करके डिवाइड हो गया। अब सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे, बात करेंगे किसके बारे में, प्लानिंग के बारे में। किसके बारे में, प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में भैया सबसे पहले आपका क्या था, रूट क्लड। क्या था भैया, रूट क्लड, ठीक है। रूट क्लड से सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिसिप्लिनर के बारे में, फिर हम लोग रूट क्लड के बारे में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, मान के चलो डिसिप्लिनर है। क्या है, डिसिप्लिनर है। इसका मतलब क्या होगा कि देखो, इसका इस मैनेजर का काम होता है कि बिजनेस में डिसिप्लिन बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, कैसे काम करना है, किन गाइडलाइंस को, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम लोग को काम करना है। इसका काम बेसिकली यही था। मतलब दिस क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, मतलब बिजनेस, मतलब काम में डिसिप्लिन बना, सही टाइम में आना है, सही टाइम में जाना है, ये रूल से काम करना है, इतना बनाना, मतलब पूरा डिसिप्लिन के हिसाब से। एंड सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, ही एनफोर्सेस द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डिसिप्लिनरी का मेन काम ही होता है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, काम को करने का कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल होगा, सही टाइम में इतना बजे आना, आपको इतना बजे आना, सब कुछ ये बनाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका क्या, इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क। क्या होता है नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का इसका मतलब क्या होता है कि देखो भैया कि इसका ये मैनेजर का काम है कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि ये स्टैंडर्ड का सामान हमको चाहिए, ठीक है, हमको ये स्टैंडर्ड का सामान चाहिए, ये क्वालिटी आपको मेंटेन करना है। ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है, आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मेन मोटो क्या होता है, मेन काम क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि मुझे ये स्टैंडर्ड, ये क्वालिटी का सामान चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसका काम ये होता है। तो दिस फॉरमैन प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क फॉर द वर्कर एंड गैंग बॉस। दिस कार्ड कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, क्या काम होगा, प्रोसीड्यूर ऑफ फॉर डूइंग वर्क, मतलब हम लोग कैसे कैसे काम करेंगे, फिर किस क्वालिटी, कैसा मटेरियल, सब कौन बताएगा आपको, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रूट क्लर्क। अब देखो इंस्ट्रक्शन वाले ने बोल दिया क्या, मुझे इस स्टैंडर्ड का क्वालिटी का सामान चाहिए। अब इस स्टैंडर्ड के क्वालिटी को सामान को अचीव करने के लिए हमको क्या चाहिए, रास्ता भी तो सही होना चाहिए ना। तो रूट क्लर्क का काम है कि इस सामान को बनाने के लिए, इस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमको ये रास्ता, ये स्टेप को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो ये स्टेप कौन बताता, आप रूट क्लर्क। कौन बताता भैया, रूट क्लर्क। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने बोला कि मुझे ये स्टैंडर्ड, ये क्वालिटी का सामान चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड, ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रास्ता भी तो सही होना चाहिए, स्टेप्स भी चाहिए होना चाहिए। तो स्टेप पे चलने के लिए बताता कौन है, आपका रूट क्लर्क, ठीक है। तो दिस फॉरमैन लेस डाउन द सीक्वेंस एंड ऑपरेशन इन विच द वर्क इज टू बी कैरीड आउट, मतलब कैसे हमको वर्क को खत्म करना है, किन स्टेप को फॉलो करके वर्क को पूरा करना है, ये बताता है आपका रूट क्लर्क। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब देखो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मेन काम क्या होता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे कम से कम टाइम में बन जाए और उसका कॉस्ट क्या हो लगे, उसमें कम लगे, ठीक है। तो इसका मेन मोटो होता है टाइम एंड कॉस्ट को मैनेज करना, मतलब सही, मतलब अब मान लो कि प्रोडक्शन करने का टाइम है, अभी मुझे कल सप्लाई देना था, आज का पूरा दिन में ही काम क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, इस टाइम दे दिया, ये टाइम एक फिक्स दे दिया, इससे पूरा मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ कॉस्ट इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये कौन बताता है आपका, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसको देखो, दिस फोरमैन फाइंड्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब बेसिकली ये जो आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, ये आपको एक स्टैंडर्ड, मतलब एक काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि एग्जाम में हम लोग का 3 घंटा मिलता नहीं मिलता है, तो एक एग्जाम को, पेपर को कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स, एक स्टैंडर्ड टाइम हुआ ही नहीं हुआ। तो उसी तरह टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता है कि एक काम को पूरा करने का सही टाइम एंड राइट टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ एंड also keeps a record of record of the cost of operation। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि इसमें ये कॉस्ट को भी बता दे कि अगर हम लोग सही टाइम में सामान बनेंगे तो कॉस्ट भी क्या लगेगा, आपका कम लगेगा। मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट का काम किसका है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। तो ये तो भैया आपका प्लानिंग इंचार्ज बना, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट हम लोग का प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्पीड बोस्ट के बारे में। किसके बारे में, स्पीड बोस्ट। स्पीड बोस्ट में क्या होता है कि देखो काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, काम जल्दी जल्दी, स्पीड बोस्ट का काम है कि काम जल्दी जल्दी हो, सही टाइम पे काम मेरा खत्म हो जाओ, स्पीड में प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द वर्क इज डन एट वेल ऑन टाइम, मतलब काम समय पे हो जाना चाहिए। इस बोस का काम ही है, स्पीड बोस का काम है कि काम को समय में खत्म करो, ठीक है। फिर टू गेट द वर्क कंप्लीटेड इन टाइम ही एग्जामिन दैट ऑल वर्कर्स आर परफॉर्म देयर जॉब एट रिक्वायर्ड स्पीड। फिर जब काम खत्म हो जाता है तो स्पीड बोस का काम होता है कि सब वर्कर समय से पहले काम को उन्होंने कंप्लीट किया है नहीं किया, ये भी चेक करना, ठीक है।
फिर नेक्स्ट होता है आपका इंस्पेक्टर। अब जब काम कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, अब प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड अच्छा है या नहीं है, प्रोडक्ट का क्वालिटी है अच्छा है या नहीं है, इसको चेक कौन करेगा? आपका भैया इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर प्रोडक्ट का क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा कि प्रोडक्ट सही बना है, अच्छा स्टैंडर्ड में बना है या नहीं बना है। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क, ही ब्रिंग्स द क्वालिटी ऑफ, ठीक है, कंसिस्टेंस ऑफ टू द माइंड ऑफ वर्क, ठीक है। ये इसका किसका काम होता है? आपका इंस्पेक्टर का काम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका कौन सा होता है? आपका नेक्स्ट होता है आपका गैंग बॉस। अब देखो, गैंग बॉस को मैं बाद में बताऊंगा, पहले रिपेयर बॉस के बारे में बात कर लेते हैं। रिपेयर बॉस आपका क्या है? तो रिपेयर बॉस आपको ये बताता है कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई मशीन खराब हो गया, तो इस बॉस का काम है कि मशीन वगैरह को रिपेयर करना, ठीक है। कुछ आपका इक्विपमेंट्स खराब हो गया तो उसको रिपेयर कराना, आपका रिपेयर बॉस का काम है। और लास्ट आपका गैंग बॉस। अब कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए नहीं चाहिए, हाँ सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसको जुगाड़ता कौन है? आपका गैंग बॉस। मतलब ये सामान कलेक्ट करके लाता है और सभी को देता है। तो इसका मेन काम होता है कि जो भी ऑपरेशंस हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, तो उसमें जो भी मटेरियल्स या कुछ भी चाहिए तो उसको लेके आता कौन है? आपका गैंग बॉस। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग एंड कीपिंग टूल्स, मशीन, मटेरियल्स फॉर रेडी ऑपरेशन। मतलब समझ गए ना आप लोग कि इसका काम ही होता है कि सब सामान को जुगाड़ना, क्या करना। आप देखो, अभी मान लो अभी मान लो कि सब्जी बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए होगा, सब्जी चाहिए होगा, मसाले चाहिए होगा, तेल चाहिए होगा, तो सब जुगाड़ने के बाद ही सामान बनता ही नहीं बनता। उसी तरह इसमें भी गैंग बॉस का मेन काम होता है मशीन्स को लाना, रॉ मटेरियल्स को लाना, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का पहला वाला खत्म हो गया, फंक्शनल फॉर्मेशनशिप। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्या आपका? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें ये बताया जाता है कि हर एक प्रोडक्ट का एक अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर मान लो कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं है, प्रोडक्ट का कोई क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं है, तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में चलता नहीं है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में बेसिकली ये टेक्निक्स ये बताया गया है कि प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक अपना क्वालिटी होना चाहिए, जिससे कि अगर मान लो प्रोडक्ट का अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होगा, अच्छा क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा, क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा? और बेस्ट सब बात है कि नहीं बिकेगा। इसलिए प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, एक प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी के लिए हमको ये वाला टेक्निक्स फॉलो करना पड़ता है। मतलब ये बेसिकली टेक्निक क्या बोलता है ये समझो आप लोग। स्टैंडर्डाइजेशन मींस फिक्सिंग द स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड। जैसे कि आईफोन ने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया ना। अब आईफोन मान लो कि उसमें उतना फीचर्स नहीं है, फिर भी आईफोन बहुत अपना स्पीड में चलता है, बहुत ज्यादा उसका मार्केट में सेल है, सब कोई को आईफोन लेना है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए कि उसने एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। For everything to attain the standard production, the standard performance established for the workers. Standard work means set for material, machines and methods and condition of work. मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऐसे तो नहीं आएगा, उसके लिए हर कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि अभी क्या थोड़ा सी टाइप चार्जर, आपका सी टाइप चार्जर हर मोबाइल में फिट होता नहीं होता है, ऐसा क्यों? अगर मान लो कि सी टाइप चार्जर हर मोबाइल में फिट होता है, आज के युग में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हर मोबाइल में सी टाइप पोर्ट आ गया। अगर सी टाइप चार्जर है तो सी टाइप पोर्ट में ही लग जाएगा। और बेसिकली आज के डेट में सभी मोबाइल में सी टाइप आ ही रहा है, तो सी टाइप चार्जर जो बन रहा है तो एक ही स्टैंडर्ड का ये नहीं है जिसमें सब में यूज हो जाता है। अगर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता तो अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग कंपनीज का हम लोग को चार्जर लेना होता है, ये भी बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन। क्या भैया? सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू द इम्प्लीमेंटिंग द अननेसेसरी वैरायटी ऑफ साइज, ग्रेड्स और प्रोडक्ट। मतलब देखो, अगर मान लो कि मेरा एक होटल है, अगर मान लो मेरा होटल है, ठीक है, मैंने 100 तरीका का वैरायटीज ऑफ फूड अपने होटल में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा कुछ ही फूड चल रहा है, जैसे कि मेरा 20 फूड चल रहा है, 80 फूड चल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा अपने पास रखूंगा सामान, बहुत ज्यादा मान लो कि मैंने वैरायटीज रखा हुआ है, देखिए वैरायटीज को अच्छा से देने के लिए, सर्व करने के लिए उतना आदमी चाहिए, ठीक है, और प्लस उतना मटेरियल वगैरह भी जो समटाइम पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आप क्या करो, इस पॉइंट में ये बोला गया कि आप अपने वर्क को एकदम सिंपल रखो। जैसे कि 20 प्रोडक्ट बनाओ, 20 मैं होटल में सामान बेचूंगा, देखिए 20 का 20 ऐसा क्वालिटी का होगा जो मार्केट में बहुत छा जाएगा। अगर 20 का 20 अच्छा क्वालिटी का होगा, इससे मेरा कॉस्ट कम लगेगा, मेरा टाइम बचेगा, बहुत सारा चीज होने वाला, फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो टेलर ने सजेस्ट किया था कि आप पहले तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, अपना प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो। और स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी सही होना चाहिए, सब कुछ है।
उसी तरह सिंप्लीफिकेशन में बताया, टायलर ने बताया कि आप काम को एकदम सिंपल रखो। क्या करो? सिंपल रखो। जैसे कि अननेसेसरी वैरायटीज मत रखो अपने दुकान में, साइज उल्टा पुल्टा साइज मत बनाओ। अब जैसे कि देखो, एक जो बैटरी सेल्स आता है वो हर रिमोट में फिट होता नहीं होता है, लेकिन अगर सेल्स का साइज थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो हर तरीके का रिमोट में फिट नहीं होता है। तो बेसिकली उन्हीं रिमोट का बैटरी चलेगा जो उस बेसिकली रिमोट के लिए बना हुआ है। तो ये सब बहुत दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा स्टैंडर्ड साइज को रखते हैं जिससे कि उस सब में काम आ जाए। तो जो बैटरी का सेल्स होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज में आता है जिससे कि वो सभी तरीके का रिमोट में क्या होता है, लग जाता है। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू द एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी वैरायटी ऑफ साइज, ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट। इट रिजल्ट्स in the saving of cost of labor, cost of machines, tools. It also bring the economy in turnover and operation. It facilitate the better control of activities. मैंने आपको समझाया कि अगर मान लो आप अपने रेस्टोरेंट में 20 या 30 प्रोडक्ट अपने पास रखते हो जो आप लोग कस्टमर को सर्व करते हो, अगर 20 और 30 प्रोडक्ट है तो आपका इस पे कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा होता है और आप लोग कस्टमर को बेटर वे में सर्व करते हो। आप कस्टमर भी इससे क्या होता है, खुश होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वैरायटीज रख लोगे तो कस्टमर को सर्व करना भी दिक्कत है, और कस्टमर को सर्व करोगे नहीं तो बिजनेस का रेपुटेशन एंड गुडविल भी जाएगा। इसलिए आप कम वैरायटीज रखो लेकिन उसी को अच्छा से करो जिससे कि आपका टर्नओवर सेल्स बढ़ेगा, आपका लेबर का यूज कम होगा, आपका मशीन का कम यूज होगा, आपका रॉ मटेरियल कम यूज होगा, आपको प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर रिड्यूस द वैरायटी ऑफ सोप्स, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वैरायटी ऑफ सोप्स क्या किया, रिड्यूस किया, मतलब ज्यादा तरीका का सोप नहीं, सिंपल एक दो सोप भी बना रहे हैं। ठीक है। एंड इंक्रीज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका वर्क स्टडी। अब देखो बेसिकली वर्क स्टडी में आपको ये बता देते हैं कि काम कैसे किया जाना चाहिए, काम करने का तरीका क्या है, काम करने के बेटर टाइम क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्टडी। बेसिकली वर्क स्टडी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ स्टडी, मतलब काम करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मतलब काम को हम लोग किस मेथड से करेंगे, कौन सा मेथड को फॉलो करें जिससे कि हम लोग काम बहुत फास्ट हो। क्या हो भैया, बहुत फास्ट हो। तो आपको वर्क स्टडी में सबसे पहले आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब एक काम करने का बेस्ट मेथड हम लोग को खोजना पड़ेगा। तो टाइलर ने बोला है कि काम करने का बेस्ट मेथड आप लोग चूज करो। अगर आप लोगों ने काम करने का बेस्ट मेथड चूज कर लिया, आपका काम बहुत फास्ट होगा, काम बहुत जल्दी होगा, काम बहुत इफिशिएंट एंड इफेक्टिव होगा। तो ये था आपका मेथड स्टडी। ठीक है। The objective of the meta study is to find out the one best way of doing the job. There are various methods of the doing the job. To determine the best way, whether several parameters. अब बहुत सारा मेथड होता है काम करने का, लेकिन आपको बेस्ट पैरामीटर्स में मतलब सब कुछ यूज देख के एक्सपेरिमेंट करके आपको बेस्ट मेथड ढूंढना होगा। राइट फ्रॉम procurement of raw material till the final product is to be delivered to customer, every activity is the part of method study. मतलब रॉ मटेरियल लाने से लेकर कस्टमर को डिलीवर करने तक सब एक मेथड के हिसाब से ही होता है। तो आपको काम करने का भैया सबसे बेस्ट मेथड ढूंढना होगा। टाइलर ने यहाँ पे ये बताया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल शुड बी स्टोर्ड नियर द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू अवॉइड द अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। जैसे कि देखो, अगर मान लो कि मेरा फैक्ट्री यहाँ पे है, मान लो कि मेरा फैक्ट्री यहाँ पे है, अगर मैं रॉ मटेरियल स्टोर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो यहाँ में मेरा बेकार का कॉस्ट जा रहा ही नहीं जाता। तो हमको क्या करना चाहिए, मेरा फैक्ट्री है तो हमको रॉ मटेरियल यहाँ स्टोर करना चाहिए, जिससे कि मेरा टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा। हाँ, तो ये कैसे आएगा भैया, मेथड से। क्या आएगा, मेथड स्टडी से। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, आपका नेक्स्ट आता है आपका मोशन स्टडी। क्या आता है भाई, मोशन स्टडी। अब बेसिकली मोशन स्टडी में आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली मोशन स्टडी में हम लोग को ये देखना है कि जैसे कि मान लो कि एक वर्कर है, ठीक है, एक वर्कर है, वर्कर का बहुत सारा मोशन होता है ना, जैसे कि वो सामान उठाना, सामान को रखना, सामान को बैठना, मतलब सामान को बैठना है बेसिकली, उसका बैठना। ठीक है। तो मोशन स्टडी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहां रखना, लिफ्टिंग करना, ठीक है, पुटिंग करना, मतलब बहुत सारा होता है मोशन स्टडी में। मतलब बेसिकली मोशन स्टडी आपको ये समझाता है कि एक वर्कर का जो अननेसेसरी मूवमेंट है, एक जो वर्कर काम करता है, अगर काम में वो कुछ अननेसेसरी मूवमेंट वो यूज करता है तो उस मूवमेंट को क्या करो, हटाओ, उसको बोलता है हम लोग मोशन स्टडी। जैसे कि मान लो ये मेरा पेन है,
तो मेरा पेन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैग्नेटिक है, यहाँ पे मैंने अपना बोर्ड में लगा दिया। अब मुझे जब भी जो दरकार है तो मैं बोर्ड से लिख दूंगा, काम कर लूंगा। लेकिन अगर मान लो यही पेन मैं अपने ऑफिस में डाल रख दूं, अब मुझे पढ़ाने के लिए फिर ऑफिस जाना होगा, फिर वहां से पेन लाना होगा, तो एक मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको इलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना होगा भाई, मोशन स्टडी करना होगा। क्या करना होगा, मोशन स्टडी। फिर से मैं बताऊंगा, जैसे कि मान लो कि मेरा मैग्नेटिक पेन है, अगर मैं बोर्ड का यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे ये चिपक जाता है, ठीक है। तो मुझे जब भी पढ़ाने का नीड है तो मैं आया, फोल्ड ऑन किया, मैंने पेन लिया, स्टार्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या किया, पेन को जाकर ऑफिस में अपना रख दिया, ठीक है। अब पढ़ाने के लिए मुझे फिर से ऑफिस में जाना होगा, वहां से पेन लाना होगा, वहां से पेन लाके मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाने, तो बेकार का मेरा मूवमेंट हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। तो उस टाइम को हटाने के, जो वेस्टेज हो मेरा टाइम, उसको हटाने के लिए पढ़ना होता है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी में बेसिकली यह स्टडी किया जाता है कि एक लेबर का, एक वर्कर का अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करो, खत्म करो, जिससे कि टाइम बचेगा और काम बहुत बढ़िया होगा। ये बताता है आपका मोशन स्टडी। फिर नेक्स्ट आपका भैया टाइम स्टडी। क्या है, टाइम स्टडी। अब देखो, टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था कि एग्जाम में 3 आवर्स का टाइम मिलता है। अब 3 आवर्स कैसे निकाला गया था, बार बार एग्जाम लिया गया होगा, कितने साल से एग्जाम लिया जा रहा है, तो उसके बाद सब स्टडी करने के बाद टाइम फिक्स किया गया कि एक एग्जाम को पूरा करने के लिए 3 आवर्स चाहिए। तो ये क्या था भाई, टाइम स्टडी। उसी तरह एक काम को करने के लिए टाइम स्टडी का करना बहुत जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना चाहिए कि मान लो कि 100 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है बस। तो ये कैसा है, बार बार मैंने उसको किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, बार बार मैंने काम किया, तो ये एक रिजल्ट आया कि नहीं है। तो इसीलिए टाइम स्टडी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे लिखा ना, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर। मतलब काम को करने के लिए वर्कर कितना टाइम लेते हैं। इट हेल्प्स डिटरमाइन द हाउ मच वर्क an employee should be able to doing in a given period. Under the time study, the work is divided into series of elements and the time taken for the performance each element of work. The method of time study depends on the volumes and frequency of work. ठीक है। टाइम स्टडी में बेसिकली ये भी होता है कि हम लोग देखते हैं ना कि एक वर्कर कितना काम कर सकता है, उसके हिसाब से भी हम लोग काम को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक वर्कर कितना देर तक काम करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं बेटर वे में समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज डिटरमाइंड द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक द वन कार्डबोर्ड इज 20 मिनट। देखो, एक मतलब कि वन कार्डबोर्ड बनाने के लिए एक वर्कर कितना टाइम लेता है, आपका 20 मिनट्स लेता है। लिखा ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल, मतलब बहुत सारा ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक वन कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड को बनाने के लिए एक वर्कर कितना लेता है, 20 मिनट। एक कैसे पता चला, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मालूम चला। सो इन 1 आवर ही एंड सी विल बी मेक 3 बॉक्स। अब देखो, एक आवर में कितना 60 मिनट्स होता है, उस एक बॉक्स को बनाने, एक कार्डबोर्ड को बनाने कितना 20 मिनट, तो एक आवर में कितना होगा आपका 3 बॉक्स बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद एज्यूमिंग दैट अ वर्कर हैज टू पुट इन 8 आवर्स ऑफ वर्क इन ए शिफ्ट है, ही डिडक्टिंग 1 आवर फॉर द रेस्ट। मतलब कि एक वर्कर 8 घंटा काम करता है, मान लो कि एक घंटा हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि वो खाना खाएगा, रेस्ट लेगा, मान लो, ठीक है। तो वो बेसिकली 7 घंटा काम किया, 7 घंटा। तो इट इज डिटरमाइंड दैट इन 7 आवर्स ए वर्कर मेक्स 21 बॉक्स एट ए 3 बॉक्स पर आवर। मतलब तो 7 घंटा काम करने के बाद एक वर्कर कितना बॉक्स बनाएगा, कितना बॉक्स बनाएगा, 21 बॉक्स। मतलब 3 बॉक्स हम लोग एक आवर में बनाएंगे। मतलब हम लोग 1 घंटा में 3 बॉक्स बनाएंगे, तो 7 घंटा में 21 क्या बनाएंगे, बॉक्सेस बनेंगे। ये था आपका टाइम स्टडी का एग्जाम्पल। आप लोग पढ़ भी सकते हो, मैं आप लोगों को दे दूंगा नोट्स इसका। अगर किसी को मेरा नोट्स चाहिए तो प्लीज इस नंबर पे 87219364N62 पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करके दे दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फैटिग स्टडी। अब देखो, फैटिग स्टडी मतलब स्टडी ऑफ रेस्ट। स्टडी ऑफ रेस्ट मतलब एक वर्कर को कितना रेस्ट देना चाहिए, कितने आवर के लिए देना चाहिए। मतलब एक बेसिकली एक वर्कर को कितना रेस्ट देना चाहिए, ठीक है, कितने टाइम के लिए देना चाहिए, ठीक है, कितने घंटे बाद देना चाहिए। तो बेसिकली इस
फैटिग स्टडी में यही बताया जाता है कि एक वर्कर, अब देखो एक वर्कर लगातार काम करेगा, थकेगा नहीं थकेगा, ऑब्वियस सी बात है थकेगा, तो उसको रेस्ट देना जरूरी है नहीं जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है देना जरूरी है। तो एक वर्कर को कितना रेस्ट देना है, कितने टाइम के लिए देना है, कितने घंटे घंटे बाद देना है, तो ये बेसिकली आप आता है फैटिग स्टडी में, ठीक है। तो इट refers to determine the amount and frequency of the rest interval required in the completing a work। आप लोग अब इसे पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम, मतलब इस सिस्टम में आपको यह समझाया गया है कि जितना ज्यादा वर्कर काम करेगा उसको उसी के हिसाब से आपको पैसा देना चाहिए। कोई वर्कर 10 घंटा काम करे तो उसको 10 घंटा के हिसाब से पैसा देना चाहिए, कोई वर्कर आपका 5 घंटा काम करता है तो उसे 5 घंटा के हिसाब से पैसा देना चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्कर, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से पैसा देना चाहिए। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा एक, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ में एग्जांपल देखो आप, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल बेस्ड सिस्टम में मैंने बताना, डिफरेंशियल बेस्ड सिस्टम में क्या होगा आपका कि एक वर्कर, क्या बोला मैंने, एक वर्कर, ठीक है, एक वर्कर को उसके काम के हिसाब से पैसा देना चाहिए, जितना घंटा काम करता है उसी हिसाब से उसको पैसा देना चाहिए। एग्जांपल में देखो क्या है, देखो फॉर एग्जांपल इन ए फैक्ट्री द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 20 यूनिट, मतलब एक फैक्ट्री में स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बनाना है, 20 यूनिट्स पर डे मतलब 20 यूनिट एक लेबर को बनाना है, ठीक है। वर्कर प्रोड्यूसिंग मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट विल गेट 5 रुपीज पर यूनिट। अगर मान लो कि कोई वर्कर है वो स्टैंडर्ड यूनिट से ज्यादा बना दिया, स्टैंडर्ड यूनिट 20 है, मान लो वर्कर ने बना दिया 21, तो उसको एक एक्स्ट्रा यूनिट पे कितना रुपया मिलेगा, 5 रुपया पर यूनिट, 5 रुपया करके मिलेगा, ठीक है। फिर प्रोड्यूसिंग द लेस देन स्टैंडर्ड दे विल गेट 4 रुपीज। अगर मान लो 20 स्टैंडर्ड है और 20 से वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे 19 वो बनाया, तो अब उसको एक यूनिट पे कितना रुपया मिलेगा, 4 रुपया करके मिलेगा पर यूनिट। फॉर प्रोड्यूसिंग द लेस देन द स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट दे विल गेट द 3 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और स्टैंडर्ड से जो कम बनाएगा उसको, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार देखो। फॉर एग्जाम्पल इन फैक्ट्री द स्टैंडर्ड यूनिट्स कितना आपका 20 यूनिट्स, ठीक है। द वर्कर प्रोड्यूसिंग मोर देन द स्टैंडर्ड ही विल गेट ए 5 rupees per unit. For producing the less than the standard, they will get a 4 rupees per unit, and for producing the less than the standard of output, they will get a 3 rupees per unit. If a worker producing 22 units in a day, तो उसको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा करके 5, मतलब जितना ज्यादा वो स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोड्यूस करके उतना मिलेगा, तो 22 पे उसको कितना करके मिलेगा, 5 मतलब 110 रुपया कमाया, ठीक है। ए वर्कर 20 यूनिट्स मतलब स्टैंडर्ड जितना था उतना ही बनाया, तो उसको कितना मिलेगा तुम्हारा 4 रुपया करके, ठीक है, 80 रुपया हो गया। बट इफ ए वर्कर मतलब स्टैंडर्ड से भी कम बनाया तो उसको कितना मिलेगा आपका 19 यूनिट्स पे कितना मिलेगा 3 रुपया करके, मतलब 57। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्कर का डिफरेंट डिफरेंट वेजेस सिस्टम भी होना चाहिए, ठीक है, ये था। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मेंटल रिवोल्यूशन में, नेक्स्ट टेक्निक क्या अपना मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक अपना मेंटल रिवोल्यूशन मतलब it means the total change in the attitude of workers and the management towards one of another from the competition to the cooperation। मतलब मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब कि जो भी मैनेजमेंट है और जो भी वर्कर है वो दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, दोनों का एक दूसरे का ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। लेकिन ऑफिसर्स में क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि मैनेजर अलग ही काम करता है, उसका वर्कर हमेशा मालिक से अपना गुस्सा है, मैनेजर से गुस्सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को मिलजुल के काम कोऑपरेशन के साथ करना चाहिए, जिससे कि बेनिफिट क्या हो, कंपनी को भी ज्यादा हो, इससे बेनिफिट वर्कर को भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो बोथ शुड बी रियलाइज दैट रिक्वायर वन अनदर एंड बोथ themselves should be aim to increase their profit। मतलब देखो दोनों को मिलजुल के, दोनों को ये रियलाइज करना चाहिए कि दोनों को मिलजुल के काम करना है, और दोनों को मिलजुल के काम होगा तो ही प्रॉफिट क्या होगा भाई, बढ़ेगा, ठीक है। तो मेंटल रिवोल्यूशन रिक्वायर्स द मैनेजमेंट शुड बी क्रिएट ए सुटेबल वर्किंग कंडीशन। मतलब मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना जहां पे वर्कर्स अच्छा से काम करेंगे कंपनी के लिए, ठीक है। एंड दे शुड बी डू देयर वर्क विथ फुल डिवोशन। आप लोग जो काम करना मतलब पूरा जोश में, पूरा एकदम बढ़िया सा काम करेंगे, तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, वो होता है आपका मेंटल रिवोल्यूशन। तो इस तरीके से आपका टेक्निक्स खत्म हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा फेलोर और हेनरी फेवल और एफडब्ल्यू टायलर के थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। हालांकि एग्जाम को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ना जरूरी है। अब देखो पर्सनैलिटी, फेवल वाज ए प्रैक्टिशनर, फेवल एक प्रैक्टिशनर थे, तो एफडब्ल्यू टायलर एक साइंटिस्ट है, क्या थे, साइंटिस्ट है। पर्सपेक्टिव, तो फेवल डेवलप्ड द प्रिंसिपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टॉप लेवल। देखो फेवल ने जो प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था वो टॉप लेवल के हिसाब से किया था, बट
FW टायलर ने जो प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था उन्होंने लोअर लेवल के हिसाब से उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। तो FW टायलर ने लोअर लेवल को देख के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था और इन्होंने टॉप लेवल के हिसाब से प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था। यूनिटी ऑफ कमांड, देखो यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलोड, मतलब यहाँ पे यूनिटी मतलब जो टॉप वाला पर्सन है ना वो पूरा को एंटायर करता, मतलब फेयल का ये मानना था कि एक ही आदमी पूरा को क्या करेगा, मतलब बताएगा कि ऐसे आपको करना है, ऐसे आप करना है। लेकिन टेलर ने ऐसा नहीं बोला। टेलर ने क्या था, टॉप लेवल के नीचे भी 8, हम लोगों ने पता ना 8 बॉस था, 8 मैनेजर था, 8 मैनेजर को कुछ बोला, फिर उन 8 मैनेजर क्या करते थे, वर्कर को पूरा मतलब क्या करना है, कैसे करना है, वर्कर को बताते थे। तो ये मतलब देखो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वाज नॉट फॉलो एंड एम्फसाइज गिवन फॉर द फंक्शनल फॉर्मेशन। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता है क्योंकि लोअर लेवल में बात हो रहा है, और यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है क्योंकि एक आदमी, अगर मान लो कि यूनिटी ऑफ कमांड मैंने आपको समझाता है कि एक पर्सन का ही सुनना है। अगर मान लो एक वर्कर को डिफरेंट तरीका से काम मिलेगा तो कर नहीं पाएगा, एक ही आदमी अगर उसी काम बोलेगा तो आराम से कर पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका एप्लीकेबिलिटी, इसमें क्या है आपका, फेयोल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एज दे आर फ्लेक्सिबल। देखो फेयोल का जो भी प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। बट टेलर का ऐसा नहीं है। टेलर का टेक्निक्स और प्रिंसिपल आर अप्लाइड इन द स्पेसिफिक सिचुएशन एंड दे आर लेस फ्लेक्सिबल। ये बस हर जगह नहीं है कि स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई होगा, लेकिन ये हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। फिर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फेयोल प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब फेयोल चाचा ने जो भी प्रिंसिपल बनाया था वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स बनाया था वो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद बेसिस में बनाया था। फिर फोकस, द मेन फोकस इज गिवन द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन फोकस था इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब इनका सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ हैंडल करना था, लेकिन इसमें वर्कर का, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का आज का क्लास होता है खत्म। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको समझाने वाला।